ओके मैम, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, फिर आप यू कैन शेयर योर स्लाइड्स। या ओके मैम। श्योर। या इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30। इंग्लिश में हमारा इंटरनेशनल सेशन होता है 8:30 से 9:30। और लोकल मलयालम सेशन होता है 9:30 से 10:30। तो आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सपना गुप्ता। डॉक्टर सपना गुप्ता एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड होम्योपैथ हैं और काफी टाइम से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हैं। फिलहाल इन्होंने अभी अभी LMHI 2025 में भी अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और काफी सारे अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। साथ ही साथ डॉक्टर सपना HMI ग्वालियर की सेक्रेटरी भी हैं। तो और काफी सारी कंट्रीज में अपने रिसर्च पेपर और केसेस प्रेजेंट करती रहती हैं कॉन्फ्रेंसेस में। तो आज का जो डॉक्टर सपना का टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD, और होम्योपैथी में इसका क्या रोल रहता है उसके ऊपर डॉक्टर सपना आज अपना सेशन देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर सपना गुप्ता का IFPH फोरम में। तो मैम, आप अपना स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं प्लीज। बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत मुबारक। और बहुत ही अच्छे दिन हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वेबिनार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग मेरा स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं? यस हेलो। मैम, बिल्कुल विजिबल है। बिल्कुल दिख रहा है, चलिए ठीक है। हेलो, यस मैम, आपकी स्लाइड। हाँ जी। ठीक है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, और होम्योपैथी का इसमें क्या रोल है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये एक मानसिक स्वास्थ्य की कंडीशन है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा या कोई चोट, दिमागी चोट हो या शारीरिक चोट हो, उसके लगने के कारण जो परेशानी होती है उसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और बेसिकली ये मानसिक स्वास्थ्य है, पर इसका कारण शारीरिक परेशानी भी हो सकती है या मानसिक परेशानी भी हो सकती है। और इसके कारण जो बेसिकली होते हैं उसमें कि आप ऐसे एक स्ट्रेसफुल इवेंट को खुद एक्सपीरियंस करें, या ऐसे कोई खतरनाक इवेंट आप देखें या सुने या विटनेस करें, तो उन सब से अगर आपको कोई मानसिक क्षति पहुंचती है तो हम इनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में डिनोट कर सकते हैं। इस डिसऑर्डर में ज्यादातर लोगों को फ्लैशबैक्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, और एंजाइटी भी काफी ज्यादा होती है। और ऐसे थॉट्स होते हैं उनके दिमाग में चलते रहते हैं जिनका उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अभी हम बारीकी से देखेंगे कि बेसिकली इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। उससे पहले जरा हम आंकड़ों की ओर नजर डालें, तो विश्व में पॉपुलेशन में 3.9% लोग इससे गुजरते हैं किसी ना किसी पड़ाव पे अपनी उम्र के। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, ज्यादातर लोगों को ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं होता है, वो उससे उबर पाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं उबर पाते हैं उसका प्रतिशत कम है, और फिर वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। अपने परिवार के, अपने दोस्तों के सपोर्ट की वजह से काफी हद तक इसके रिस्क से बचा जा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं को ज्यादा सोचने की, ज्यादा चिंता करने की आदत होती है, शायद एक यही कारण होगा कि वो उबरने में समय ले जाती हैं। तो ज्यादातर महिलाओं में PTSD ज्यादा पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। और ऐसा कहा जाता है ट्रेडिशनली कि इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन होम्योपैथी और
बहुत सारी थेरेपीज करने से इसके अच्छे ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। जो अभी नई क्राइटेरिया आया है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल में, तो उसमें ये बताया गया है कि पहले से एंजाइटी की श्रेणी में रखा गया था पीटीएसडी को, लेकिन इसे चेंज करके स्ट्रेसफुल इवेंट्स में किया गया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया कि हम पहचाने कि एंजाइटी नहीं है कि ये पीटीएसडी है, उसके लिए पहला क्राइटेरिया एक इसमें से जरूरी है, या तो व्यक्ति ने ट्रॉमा डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया हो, या देखा हो, खुद देखा हो या खुद पे हुआ हो, या लर्निंग, जैसे इसमें लिखा है लर्निंग दैट अ रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड वाज एक्सपोज्ड, मतलब या उसने सुना हो कि मेरे रिलेटिव को हुआ है या उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा कुछ अगर हमें एक्सपीरियंस हो तो उसकी वजह से भी कई लोगों में ऐसा हो जाता है। साथ ही इनडायरेक्ट एक्सपोजर भी कई बार हो जाता है, जैसे जो लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं, जैसे एम्बुलेंस के वर्कर्स होते हैं, या जो पैरामेडिक्स होते हैं, है ना, तो कई बार ऐसे पुलिस केसेस भी होते हैं जिसमें वो बहुत खतरनाक चीजें देख लेते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको ट्रॉमा हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो या आप देखें, किसी और थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है, सुन के भी आपको एक ट्रॉमा लग सकता है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि ट्रॉमा को विटनेस करना, देखना या उससे गुजरना। नेक्स्ट क्राइटेरिया है क्राइटेरिया बी, इसमें से कई सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं, इनमें से एक होना जरूरी है पीटीएसडी को डायग्नोस करने के लिए। तो ये है इंट्रूजन सिम्टम्स। जब कोई व्यक्ति ट्रोमैटिक इवेंट्स, उस हादसे से जुड़ी हुई चीजों को बार बार एक्सपीरियंस करता है, वो किस फॉर्म में एक्सपीरियंस करता है वो कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, जैसे अनवांटेड अपसेटिंग मेमोरीज, ऐसे कुछ बातें जो बार बार एक यादों के रूप में उसकी आ रही हो, या नाइटमेयर आना, या फ्लैशबैक्स होना, बार बार वो इवेंट जैसे दोबारा हो रहा है ऐसा अनुभव करना, और इसकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस होना या फिजिकल रिएक्टिविटी होना। सपोजिंग जैसे किसी व्यक्ति के संग कोई ट्रॉमा हुआ था, लेकिन उसको बार बार जैसे उस ट्रॉमा का फ्लैशबैक होता है, उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, तो ये क्या हो गई, ये फिजिकल रिएक्टिविटी हो गई। ट्रॉमा गुजरे हुए तो समय हो गया, लेकिन उसका रिमाइंडर आज तक आपके अंदर ये इमोशंस जनरेट कर रहा है। अब इनमें से भी एक हमें क्राइटेरिया चाहिए, जो है अवॉइडेंस। आप चीजों से भाग रहे हो, जो ट्रॉमा रिलेटेड थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं उनसे भागना, आप सोचना ही नहीं चाहते, उस बारे में बात करके कई सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, बट आप भाग रहे हो उन चीजों से। और ट्रॉमा रिलेटेड एक्सटर्नल रिमाइंडर्स, जैसे उसी जगह पे, जैसे सपोजिंग आप किसी बर्थडे पार्टी में गए थे, तो वहां पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था आपने, उसके बाद से आपने सभी बर्थडे पार्टीज में ही जाना छोड़ दिया या सोशल इवेंट्स ही करने छोड़ दिए, तो उससे जो आपको दिक्कतें होंगी वो इसमें कैटेगराइज होंगी। तो एक हो गया अवॉइडेंस, उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव ऑल्टरेशंस। तो इसमें आपको नेगेटिव थॉट्स, बार बार पॉजिटिव फीलिंग्स ही नहीं आएंगी। तो इनमें से आपको कोई भी टू क्राइटेरिया हो तभी हम डायग्नोज कर पाएंगे। ये हम डिस्कस भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम अभी केस देखने वाले हैं उसमें हमें देखने पड़ेगा कि वो केस पीटीएसडी का है या नहीं है। तो इसमें जो भी की फीचर्स थे पुराने ट्रॉमा की, जो बेसिकली यादें थी, उसको आप याद ही नहीं कर पा रहे हैं, इनेबिलिटी टू रिकॉल हो रहा है, और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और एजम्पशंस हो रहे हैं। आप बिल्कुल एक कोने में जाते जा रहे हैं, आप इतने नेगेटिव हो गए हैं कि आप सोचते हैं मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता, या मेरी जिंदगी बेकार है, या मैं एज अ पर्सन बेकार हूं। नेक्स्ट है नेगेटिव इफेक्ट्स होना। जो भी आप हॉबीज करते थे, हॉबीज में इंटरेस्ट चला जाता है ऐसे व्यक्तियों का। उनको लगता है कि मैं दुनिया में अकेला हूं, कोई भी मेरे साथ नहीं है, और कोई भी घटना यदि बुरी होती है तो सारा दोष उनका ही है, आई एम द रीजन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ऐसा वो महसूस करने लगते हैं, और पॉजिटिव चीजें तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन इन अराउजल एंड रिएक्टिविटी। तो इसमें से भी कोई एक चीज होनी जरूरी है कि हम उसको पीटीएसडी का केस माने, कि इरिटेबिलिटी हो, गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन हो, कोई एग्रेशन हो,
और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो। कई तो मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, पुरानी चीजों के उभर ही नहीं पा रहे, और फिर वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन सोचते हैं, हाइपर विजिलेंट रहते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो क्लिनिक में भी बैठे हैं, बट उनके अंदर पीटीएसडी की वजह से अलर्ट रहते हैं। दरवाजा खुला, भाई आप, हमें तो पता है हमारा स्टाफ ही आ रहा होगा, बट वो उनके अंदर एक डर भय बना रहता है। और हाइटेंड स्टार्टल रिएक्शन भी होता है, जरा सा आपने उनको छुआ एकदम से उनका रिएक्शन होगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा उनका दिमाग अलर्ट रहता है, और जिन चीजों पे कंसंट्रेट करना होता है उस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कई मरीजों में सोने में बहुत दिक्कत आती है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, नींद नहीं आती है। अब ये लास्ट क्राइटेरिया, अगर ये पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं पीटीएसडी का केस है। हर केस पीटीएसडी का नहीं होता। अगर सिम्टम्स 1 महीने से ज्यादा तक चलते हैं ट्रॉमा होने के बाद, तब हम इसे पीटीएसडी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सब लक्षण, ये सब अगर आपके क्राइटेरिया पाए जाते हैं तभी हो पाएगा। नेक्स्ट है, उन लक्षणों की वजह से आपके काम करने में, आपके पारिवारिक जीवन में, इमोशनल, उसमें कोई परेशानियां आ रही हैं, तो ही ये पीटीएसडी का केस माना जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, यदि आपके ये जो लक्षण आ रहे हैं किसी दवाई के प्रभाव से आ रहे हैं, या कोई ड्रग्स ले रहा है, या कोई और बीमारी है उसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं, तो वो पीटीएसडी का केस नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम अपने केस के शुरुआत करते हैं। तो एक 40 साल की महिला ये हमारे सेंटर पे आई। इनको परेशानी थी, इनके पीरियड्स जो थे वो टाइम से नहीं हो रहे थे, और 7 दिन चलते थे, कि लगभग 10 महीने से इनको ये दिक्कत आ रही थी। उसके अलावा उन्होंने बेसिकली ये बताया कि मुझे तो बस थोड़ी कमजोरी लगती है शरीर में, और मुझे लगता है कि पीरियड 7 दिन के लिए आ रहे हैं, पहले तो मुझे केवल 4 दिन के लिए आते थे, और क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही है, तो इसी की वजह से मुझे वीकनेस लग रही थी। और शी वॉज अ डायग्नोज केस, उनको एक लेफ्ट ओवेरी में सिस्ट भी थी, और उनको यूटराइन फाइब्रॉइड की परेशानी भी थी। तो अब सीधा साधा देखने में ये केस तो पीटीएसडी का कहीं से भी नहीं लग रहा। तो अब देखते हैं ये केस वाकई में पीटीएसडी का केस था या एक सिंपल गायनिक प्रॉब्लम थी उनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट है। उनको लेफ्ट ओवरी में कॉम्प्लेक्स लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट है, साथ ही एक फाइब्रॉइड भी है। पेशेंट ने तो उतना ही बताया, बट होम्योपैथ्स हम लोग बारीकी से छानबीन करते हैं, तो कुछ चीजें और सामने उभर के आती हैं जो केस सॉल्विंग में हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये और बताया कि 1-2 वर्षों से मुझे थोड़ा नींद ढंग से नहीं आती है, नींद आती ही नहीं है। अब आप देखिए, उस पर्सन को केवल वो प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, नींद नहीं आना, तो वो एक आदत के रूप में ले रही कि भाई 1-2 साल से हो रहा है तो ये मेरी आदत में शुमार है। दूसरा उन्होंने ये बताया, और हमने भी ऐसा देखा, कि उन्हें पसीना बहुत आ रहा था। और उन्होंने ये बताया कि जैसे ही मैं काम करती हूँ, कुछ भी एक्सर्शन होता है फिजिकल या मेंटल, तो मुझे और पसीना आता है। और ज्यादातर उन्होंने ये बताया कि पसीने शाम के समय ज्यादा आता है, और पसीना आने के बाद शी इज वर्स। तो ये चीजें हमने ऑब्जर्व करी। तो बोले मैं बच्चों के लिए अच्छे से खाना भी नहीं बना पाती हूँ, बोले सुबह तो मैं उनको फिर भी अच्छे से टिफिन पैक कर देती हूँ, और शाम के वक्त मुझे ये ज्यादा परेशानी होती है। ये बेसिक उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो शी वॉज अ होम मेकर, हाउस वाइफ थी वो, अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि उन्हें मजबूर किया गया था। और उन्होंने ये बताया कि उनकी शादी 10 वर्ष पहले हुई थी, और वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल चेस प्लेयर थी शादी से पहले, और उन्हें अपनी स्वेच्छा से अपना स्पोर्ट्स करियर छोड़ के हाउसवाइफ बन गई थी। तो और उनके 3 बच्चे 9, 5 और 3 वर्ष के थे, जो नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, और मुझे सब बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार देते हैं। तो एक बहुत ही हैप्पी पिक्चर हमें प्रेजेंट हो रही थी पेशेंट की और उसकी पूरी फैमिली की। जो पेशेंट के हस्बैंड थे, वो एक प्राइवेट बैंक में रूरल एरिया में वर्क करते थे, एंड उनको बहुत काम की वजह से ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। और इन दोनों की एक लव मैरिज थी, तो हमें एक बैलेंस भी दिख रहा था।
और पेशेंट ने ये भी बताया, पेशेंट के हस्बैंड ने बताया कि वो बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। अगर मैंने उसको बोला कि मुझे ये दे दो, तो पहले वो इरिटेट ही होगी, काम तो सब कर देगी, बट एक इरिटेशन उसमें परसिस्ट करता है। और जैसे ही मैं बात करता हूँ, कुछ भी बात करो, तो एक उसके अंदर इरिटेशन रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी बहुत एक लव मैरिज थी, और शादी के पहले बहुत ही फन लविंग, चीयरफुल, रिलैक्स पर्सन थी, बट अब वो बिल्कुल चेंज हो गई है। ऐसा उन्होंने तो बताया हमें कि उसके बिहेवियर में ऐसा चेंज आया पेशेंट के, लेकिन पेशेंट को देख के हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उनके हस्बैंड ने और बताया हमें कि पहले इसे छुट्टियों में घूमने जाना बहुत पसंद था, कहीं भी हम बाहर जाते थे वेकेशंस पे, अब इसका इंटरेस्ट बिल्कुल चला गया है। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि इनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, और उसमें नाइटमेयर्स भी आते हैं और एकदम से घबरा के उठ जाती हैं ये। अब ये देखिए उनकी मेडिकल हिस्ट्री है। उनको बार बार पहले जुकाम की शिकायत रहती थी, और बचपन में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम्स रहती थी। और चूंकि वो उनको नींद 1-2 सालों से नहीं अच्छी आ रही है, तो बीच बीच में वो नींद की दवाई का उपयोग भी करती हैं। देखिए फैमिली हिस्ट्री भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि पेशेंट की हिस्ट्री। तो यहाँ देखिए उनकी मदर को एज्मा की परेशानी रही है, पिताजी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रही है, एक भाई को एलर्जी, एक को ट्यूबरक्यूलोसिस, और बहनों में डिस्मेनोरिया, डायबिटीज और पाइल्स जैसी परेशानियां रही हैं। अब हम बात करें दिखने में वो कैसी थी, तो मीडियम हाइट थी उनकी, 5 फीट 2 इंचेस, और बॉडी वेट 88, और बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़ों में वो आई थी हमारे क्लिनिक में। ये बेसिक उनकी। अब पेशेंट का एक अपीयरेंस के बारे में बात करें, तो एक फेयर कंप्लेक्शन, और थोड़ा फेस पे डिस्कलरेशन, फेस येलो, एंड शी वाज अ ओबेस पेशेंट, मीडियम बिल्ड थी। देखिए जैसे मैंने आपको उस समय भी पहले भी बोला अभी कि वो पेशेंट बहुत ही चीयरफुल थी, जबकि उनके हस्बैंड बोल रहे थे ऐसा कि गुस्सा हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो बेसिकली हमारे सामने वो चीयरफुल थी, और बहुत अच्छे से जो भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बहुत अच्छे से उनके जवाब दे रही थी। लेकिन एक बात और थी कि जैसे हम उनसे इमोशनल स्टेट के बारे में बात करते, उनकी भावनाओं के बारे में बात करते, तो ऐसे क्वेश्चंस को वो थोड़ा इग्नोर भी कर रही थी। वो अपने जो उनको कहना होता था वही आंसर करती थी, और उन चीजों को अवॉइड भी कर रही थी। और कई जगह उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक रिप्लाईज दिए। हमने जैसे पूछा कि आपकी फैमिली लाइफ कैसे चल रही है, तो एक्सप्रेशंस कुछ और कह रहे थे और शब्द कुछ और बयां कर रहे थे। और कई बार तो ऐसा लगा कि वो कुछ कहना भी चाह रही हैं, फिर वो खुद ही रुक गई, नहीं सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है। सब अच्छा दिख रहा था, पर वो लग भी नहीं रहा था। जैसे जैसे हमने क्वेश्चनिंग करी, इतना हमें भी समझ में आया कि एक काफी उनमें इरिटेशन था, एट टाइम्स वो दिख रहा था, और थोड़ा एब्सेंट माइंडेड भी थी। हम कुछ सवाल पूछ रहे थे, उनका ध्यान कहीं और भटक जाता था, और फिर वो दोबारा आंसर करती थी। तो ये चीजें हमने भी ऑब्जर्व करी। अगर हम बारीकी से देखें तो हमें एक उनका इमोशनल स्टेट कुछ नेगेटिव लगा। शर्तिया तौर पे तो हम नहीं कह सकते थे जब तक पेशेंट हमें नहीं बताए, वी कैन नॉट जस्ट कम टू द कंक्लूजन। और साथ ही मूड स्विंग्स भी देखने को मिल रहे थे। जहां हम उनके इमोशनल फेस के बारे में बात करते थे, तो वो पहले तो चीयरफुल रहती थी, फिर एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता था। और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हमने पाया कि इट वाज वेरी वीक। ऐसे केसेस में होम्योपैथी क्या ऑफर कर सकती है? होम्योपैथिक मेडिसिन नॉन टॉक्सिक होती हैं, होलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, जिसमें पेशेंट एज अ होल लिया जाता है। साथ ही जो भी साइकोथेरेपेटिक प्रोसेसेस होते हैं पीटीएसडी में, जनरली दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, डाइट इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, तो उनको भी एनहांस करने में होम्योपैथी काम आती है। और बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है कन्वेंशनल मेडिकेशंस जो इतनी साइड इफेक्ट्स वाली होती हैं।
और साइकोसोमैटिक केसेस में हमें बारीकी से कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, कॉजेटिव फैक्टर्स, पेक्यूलियर मेंटल स्टेट्स, फिजिकल जनरल्स, इन सब का बहुत ही बारीकी से छानबीन करनी पड़ती है उस पेशेंट में। साथ ही अगर कोई आपके को कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर सिम्टम्स मिल जाए, कोई पर्टिकुलर मोडालिटीज मिल जाए, और पूरी पास्ट, पर्सनल, फैमिली, ट्रीटमेंट हिस्ट्री सब लेनी पड़ती है, साथ ही मियाज्मेटिक प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट, तभी हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सिम्टम्स बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ हमने एक अध्ययन किया, उसमें बेसिकली यही चीजें पाई, जैसे स्लीप का डाला, नाइटमेयर्स डाला, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज इन द इवनिंग। फिर ये एक मेडिसिन की एक हमारे पास एक लाइन मिली, जैसे सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, नाइट्रोम्यूर। फिर इनमें से हम लोगों ने डिसाइड किया, a single dose of sulfur 1 mg was given to the patient और followed by placebo। और साथ ही केवल दवाई काम नहीं करती, साथ ही हमने फिजिकल एक्सरसाइज भी उनको बोला कि लाइट एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जब भी आपको ज्यादा स्ट्रेस लगे या कुछ फिजिकली आप महसूस करें तो डीप ब्रीदिंग भी हमने सजेस्ट करा। और साथ ही न्यूट्रिशियस डाइट ले, क्योंकि डाइट का भी शरीर पे उतना ही असर पड़ता है और मानसिक तौर पे भी उतना ही असर पड़ता है, ताकि आप फास्ट फूड अवॉइड करें, बैलेंस डाइट लें। यहाँ पे हमने एक एंटीसोरिक मेडिसिन से स्टार्ट किया था केस, बिकॉज हमें दिख कुछ रहा था, वी कुड सेंस दैट, बट वो हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पेशेंट भी हमारे को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा था। तो द केस वाज लाइक अ क्लीन स्लेट। हमने एंटीसोरिक इसलिए लिया कि वो क्लीन स्लेट से पूरा पेशेंट खुल जाए, हमारे को अपने पूरी प्रॉब्लम्स बताए, पूरे अपने जो भी बातें हैं वो हमसे शेयर करे। तो इसमें इसलिए हमने एक सल्फर को चूज किया, और 1 mg, क्योंकि जो पेशेंट के सिम्टम्स है, ससेप्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें सल्फर बिल्कुल उपयुक्त लगी। और इस केस में क्योंकि मेंटल सिम्टम्स परमानेंट थे, तो वी गेव अ हाई पोटेंसी। जब हमने शुरू किया था ये केस, ये एक हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल है, तो इसमें पेशेंट का जो स्केल आया था 42 आया था। तो मतलब आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, लेकिन वो शी वॉज नॉट एक्सप्रेसिंग, और बाद में ये बिल्कुल सही हो गया था। तो अब देखें सल्फर 1 mg देने के बाद क्या होता है। तो सल्फर 1 mg हमने दी, फिर पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया। उनके हस्बैंड ने बताया कि उसे अच्छा महसूस हो रहा है, वो अच्छा महसूस कर रही है, उसकी एनर्जी भी आ गई है। पहले पेशेंट हैड वीकनेस, तो अब एनर्जेटिक महसूस कर रही है। साथ ही उसको जो पर्सपिरेशन की प्रॉब्लम थी, पहले से वो काफी कम हो गई है। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, और ज्यादातर शाम के समय आता है, और जैसे ही आप एक्सर्शन करो उस समय बहुत आता है, तो उसकी वजह से उसका काम भी बाधित हो जाता था। तो वो भी कम हुआ है, तो उससे एक उसको राहत मिली थी। और उसके हस्बैंड ने ये और बताया कि एंगर और इरिटेशन तो नहीं दिखा रही है, बट वो बिना बात के रो रही है बार बार, क्योंकि पेशेंट को छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता था। लेकिन अब वो चिड़चिड़ापन और एंगर तो नहीं हो रहा है, बट रोना हो रहा है। और वीप डिस्पोजिशन फिर जब वो हमें दिखाने आए तब भी बहुत ज्यादा थी। पेशेंट आई दिखाने हमें, तो बात ही नहीं कर रही थी, शी वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। वी डिडंट वांट टू चेंज दिस थिंग। जब तक पेशेंट बोलेगी नहीं कुछ, तो हाउ कैन वी चेंज द प्रिस्क्रिप्शन। तो अभी भी हमने उसको प्लेसिबो से ही फॉलो अप किया, और उनको बोला कि आप अकेले आइए, और काउंसलिंग भी दी, उनसे थोड़ी बातचीत भी करी, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोली। तो 5 दिन बाद हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि शायद अब वो कुछ बोलें। तो हमने उनको कहा कि आप अलग आइए, अकेले में आइए। पेशेंट आई अकेले और बोला कि मैं बात करूंगी, पर एक शब्द नहीं बोला। आधे घंटे तक वो रोती रही, रोती रही, रोती रही। देखिए होम्योपैथी क्या नहीं कर सकती। मतलब जो पेशेंट कुछ नहीं बोल रहा था, वो सालों भर के जो उसने गम छुपाए हुए थे, वो निकाल रहा था। वो निकलेंगे तभी हमें हमारा प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, तभी हमें हमारे लक्षण मिलेंगे। लक्षण नहीं मिलेंगे तो वी हैज होम्योपैथ हाउ कैन वी फॉलो
कैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो ये आई थिंक यही वो घड़ी थी जिसका डॉक्टर हैनीमैन ने हमें वेट करने के लिए बोला था। तो आधे घंटे तक रोती रही और हम बार बार बोलते रहे। तो बस उन्होंने यही बोला कि मैं दोबारा से स्पोर्ट्स करियर शुरू करना चाहती हूँ। तो दैट वाज वन स्टेप जिसको हमें समझ में आया कि हाँ, कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और शायद हमें धीरे धीरे कुछ मिले। उन्होंने ये भी बताया, जैसे कि हमने उन्हें बोला था कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, तो उन्होंने ऐसा कोई इसका ख्याल नहीं किया था। फिर थोड़ी देर के बाद जब पेशेंट ने बताया, तब हमें भी चैन आया। तो उन्होंने ये बताया कि जब वो पहले 11 साल पहले, जब वो स्टेट लेवल चेस कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो उस समय उन्हें यकीन था कि वो टॉप परफॉर्मर थी, तो शी विल बी सिलेक्टेड फॉर द चैंपियनशिप। बट सरप्राइजिंगली उनकी बेस्ट फ्रेंड, जिसकी परफॉर्मेंस एवरेज थी, उसे चुना गया चैंपियनशिप के लिए एंड उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो इस वजह से उनको बहुत बड़ा शॉक लगा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और फिर वो उन्होंने सोचा कि मैं जाके पूछती हूँ कोच से कि व्हाट इज द मैटर, कि मुझे क्यों ऐसा, मेरा चांस था और मेरा परफॉर्मेंस था, तो मुझे क्यों नहीं मिला। देन शी फाउंड द कोच विद द फ्रेंड इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। तो उन्होंने देखा, ये देखते ही वो शॉक्ड हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया। तो उनकी फ्रेंड ने उनको बोला कि ये बात किसी को ना बताएं कि मेरे कोच से संबंध है। और कोच ने भी उन्हें धमकाया कि आप किसी को बताएंगी तो आपकी जान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये जो इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उन्हें जिंदगी में हुआ, इसकी वजह से उन्होंने अपना वो करियर, चेस का करियर, 11 साल पहले छोड़ दिया और कुछ ही महीनों बाद शादी कर ली। यह इस बात का जिक्र पेशेंट ने अपनी किसी फैमिली मेंबर से, अपने हस्बैंड तक से नहीं किया, जबकि लव मैरिज थी इनकी। तो आप यहाँ देखिए, ये अगर हमें नहीं पता चलता तो हम क्या अंधेरे में ही तीर चलाते रहते। अब हमें ये लक्षण मिले, इसके हिसाब से अब हम रेपर्टराइज करेंगे। तो वीपिंग इनवॉलेंट्री, बिल्कुल रोना रुक ही नहीं रहा है, विदाउट अ रीजन, बिना कारण के 1 हफ्ते से रोना रोना ही चल रहा था उनका। और फ्रीक्वेंट उनको एंग्शियस ड्रीम्स आते थे और सोते समय भी वो रोती थी। वो सो रही होती थी, ऐसे सपने आते थे उनमें, रोती जाती थी, रोती जाती थी। और ऐसे ड्रीम्स आते थे कि वो अपनी फ्रेंड को का खून कर रहे हैं, उसका मर्डर कर रहे हैं चाकू से। तो ऐसा कम से कम 3-4 वर्ष से हो रहा था, जब से उनके संग दुर्घटना वो घटी, जो भी घटना उन्होंने विटनेस करी, उसके 3-4 साल बाद से इनको प्रॉब्लम चल रही थी, बट इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। और इनको ऐसे भी सपने आते थे कि इनके ऊपर कोई लांछन लगाया जा रहा है या इनको किसी केस में फंसाया जा रहा है। साथ ही ऐसे भी सपने आते थे कि कोई इन्हें मार रहा है। और इंटरेस्टिंग, उन्होंने सपना बताया कि ऐसे भी सपने आते थे कि मुझे कैंसर रोग हो गया है। तो ये सब वो सपनों में एक्सपीरियंस कर रही थी और अब हमें उन्होंने शेयर किया था। इरिटेबिलिटी तो थी ही उनको, गुस्सा, चिड़चिड़ापन छोटी छोटी बातों पे। और उनकी एपेटाइट नॉर्मल थी, पानी की प्यास काफी ज्यादा थी और बहुत ही चिली पेशेंट थी वो। साथ में स्टूल वाज ड्राई एट टाइम्स। तो यहाँ पे हमने फिर से रिपर्टराइज किया इस केस को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ड्रीम्स ऑफ किलिंग फ्रेंड विद अ नाइफ, वीपिंग कॉजलेस, एंग्शियस वीपिंग ड्यूरिंग स्लीप। तो यहाँ पे हमारे पास कई दवाइयां आई, नाट्रोम्यूल, लाइकोपोडियम, पल्सरटेला, सिलीशिया। और यहाँ आप देखिए, anxious weeping during sleep, only one medicine is recommended, natramune। और causeless weeping, ailments from disappointment। तो इसी के बेसिस पे हमने नाट्राम्यूर 1 mg चूज किया एंड फॉलोड बाय प्लेसिबो। साथ में साइकोथेरेपी सेशंस की, उनका नेगेटिव बिहेवियर, उनके अवॉइडेंस को हम दूर कर पाए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और 15 दिन बाद रिपोर्ट करने के लिए बोला। तो आफ्टर 15 डेज जनरल कंडीशन उनकी बेटर थी। और इरिटेबिलिटी बीच बीच में उनको हो रही थी। साथ ही साइकोथेरेपी भी उनको दिए जा रही थी ताकि नेगेटिव थॉट्स उनके कम हो।
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी। इस इन केसेस में जो है एक्सरसाइज, हेल्थ, डाइट और थेरेपी, काउंसलिंग, इन सब का एक बहुत अच्छा मिक्सअप है, और इसी मिक्सअप से हम पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉलोअप में वो अपने बच्चों को लेके आई इंट्रोड्यूस करने, तो आप समझ सकते हैं कि शी वॉज नाउ विद अस, और अच्छे से वो हमें एक अपनी फैमिली के रूप में ट्रीट कर रही थी और एक्सप्रेस कर रही थी अपने आप को अच्छे से। तो एक उनका विश्वास हो गया था हम होम्योपैथ्स पे, और इस समय उन्होंने फिर से ऐसी इच्छा जाहिर की कि मैं वापस से अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करना चाहती हूँ, और अपने घर और करियर में एक बैलेंस बना के रखूंगी। तो एक बहुत ही अच्छा कदम था, हमें समझ में आ रहा था कि द पेशेंट इज गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और साथ ही उन्होंने अब जिम भी ज्वाइन किया था ताकि फिजिकल फिटनेस पे अपनी ध्यान रख पाए। तो उनके पति ने भी यही बताया कि बहुत हैप्पी है और एनर्जेटिक है। तो लगभग 5 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और सब उनको बढ़िया लग रहा था, और उन्होंने चेस एक्टिविटीज भी डेली शुरू कर दी थी, नींद भी अच्छी आ रही थी, और शी वॉज फीलिंग नॉर्मल। फिर उन्होंने अपने आप 5-6 महीने ट्रीटमेंट लेके बंद कर दिया अपने आप ट्रीटमेंट। जैसा कि होता है जहां मरीज को आराम मिला तो वो सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया, और ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। अब देखिए 3 साल बाद फिर वो पेशेंट आई विद द सेम प्रॉब्लम। अब नींद में दिक्कत आ रही थी, उनको नाइटमेयर्स हो रहे थे, 1 महीने से लगातार हो रहे थे, बार बार हो रहे थे। जो इरिटेशन उनका बिल्कुल चला गया था, अब वो फिर से इंक्रीज हो गया था, और कुछ लक्षणों में भी चेंज आया था कि वो एग्रीवेट हो जाती थी, गुस्सा आता था, इरिटेबिलिटी, कोई कंसोल करे, मनाने की इच्छा करे, एंड इवन आफ्टर कोइशन अभी भी उनको रोने की बहुत इच्छा करती थी बिना कारण के। एंड सोते में भी जब वो ड्रीम्स ले रही होती थी तब भी उन्हें रोना आता था। और जो ड्रीम्स जो उनके एंग्शियस थे, अब ज्यादा उन्हें ड्रीम्स आने लगे थे, और बाकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो यहाँ पे वो दोबारा, आपने देखा होगा 2018 लिखा था उसमें, अभी 2022 में दोबारा आई थी। और उस समय शी हैड अ cyst and a fibroid cyst was there in the left ovary. अब इसमें आप देखेंगे there is a hemorrhagic cyst in right ovary and there is no fibroid right now. तो यहाँ हमने दोबारा से रिपोर्टराइज किया। अब हमने उन्हें नाट्रम्यूर 10 mg की डोज दी विद साइकोथेरेपी। ये लेने के 15 दिन बाद उन्होंने बताया कि शी वॉज फीलिंग बेटर, नींद भी उन्हें अब अच्छे से आ रही थी, नाइटमेयर्स बिल्कुल चले गए थे, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका डेवलप हो रहा था अपने बारे में, इवन सराउंडिंग्स के बारे में। और वो बहुत खुश थी, एंजॉय कर रही थी वापस से अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी बहुत अच्छा फील कर रही थी। फिर उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हेमोरेजिक सिस्ट भी चली गई थी। तो ट्रीटमेंट हम पीटीएसडी का कर रहे हैं, और ये चीजें जो हो रही हैं साथ में, वेदर इट वाज एन ओवेरियन सिस्ट और वेदर इट वाज यूटेराइन फाइब्रॉइड, वो भी साथ में ठीक हो रही हैं, बिकॉज वो हुई किस वजह से थी, वो हुई उनकी स्ट्रेस को, जो जो ट्रॉमा से उनने विटनेस किया था उसकी वजह से, जो बॉडी में चेंजेस आए थे उसकी वजह से हुई थी। तो अब हम यहाँ बेसिकली एक झलक देखेंगे कौन सी बेसिक दवाइयाँ हैं जो कि पीटीएसडी में बहुत लाभदायक है। जैसे इग्नेशिया हमारा एक बहुत ही अच्छी दवाई है। यहाँ पे फ्लैशबैक्स आते हैं व्यक्ति को पास्ट इवेंट्स के, और ये बार बार आते हैं जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन, या वो दुखी हो जाते हैं, या रोना आता है, और इन केसेस में उनको अकेले रहना पसंद होता है और वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। साथ ही एक उम्मीद भी खो लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और इसमें एक बेसिक कारण ये भी रहता है कि किसी डेथ ऑफ अ लव्ड वन जब वो एक्सपीरियंस करें या सुना हो, तो उस केसेस में इग्नेशिया अमारा के बारे में सोचा जा सकता है। नैटरम्यूर जैसे अभी हमने देखी ही थी कि इस केस में नैटरम्यूर ने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि इस पेशेंट को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, और उसकी वजह से ही उन्हें ये सब परेशानियां हुई थी, जिन पेशेंट्स में इरिटेशन ज्यादा रहता है, और जो रिश्ते कायम करने में उनको बहुत डर लगता है,
डिप्रेशन हो जाता है और बार बार वो रिकॉल करते हैं ट्रॉमा को। और साथ ही वीपिंग स्पेल्स भी होते हैं, मतलब बार बार उनको रोना भी आता है, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को। तो इन केसेस में नाट्रम्यूर का बहुत अच्छा योगदान है। नेक्स्ट कालीफॉस, ये बहुत अच्छी दवाई है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और नींद जिन्हें नहीं आ रही है उसमें भी बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और नींद में जिसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेस्टलेसनेस हो तो उस केस में इसका बहुत अच्छा योगदान है। और साथ ही जिन्हें नाइटमेयर्स आते हैं, खतरनाक मतलब डरावने स्वप्न आते हैं, तो उन केसेस में भी काली फॉस बहुत उपयोगी है। और ये डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी और याददाश्त से रिलेटेड चीजों में भी काम करती है। ये बहुत ही उम्दा दवाई है स्टेफिस एग्रिया। और इन केसेस में जिन लोगों ने सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज का सामना किया हो, चाहे बचपन में किया हो चाहे बड़े होके किया हो, तो उन केसेस में ये बहुत ही कारगर दवाई है। और साथ ही उन लोगों में जो पुरानी ऐसे इंसिडेंट्स को बार बार याद करते रहते हैं और बहुत तेज इनको गुस्सा आता है, एकदम से वॉयलेंट आउटबर्स्ट होगा, लोग चीजें फेंकते हैं, तोड़ देते हैं, तो इन लोगों में स्टैफिस एग्रिया बहुत अच्छा काम करती है, ऐसे लक्षण जब हम पाएं। और साथ ही जैसे जिन लोगों ने इंसल्ट, जैसे है इंसल्ट किसी को किया हो, तो वो सब याद रखते हैं वो अपने इंसल्ट, तो उसकी वजह से जो ऐसे लक्षण आए उसके केसेस में भी ये लाभदायक है। नेक्स्ट सीपीआई एक ऐसी दवाई है जो वैसे तो बहुत ही स्त्री रोगों में भी बहुत काम आती है। और पीटीएसडी के उन केसेस में बहुत अच्छी है जिन केसेस में पेशेंट इंडिफरेंट हो जाता है किसी ट्रॉमा के बाद, या परिवार से एवर्जन हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उन्हें परिवार के लोगों से बात करना, खासकर अपने पति से और दोस्तों से, ऐसे लोगों से जिनसे पहले वो बात करना या उनसे डिस्कस करना अच्छा लगते हैं। तो ऐसे लोग भी अक्सर रोने के रूप में अपने एक्सप्रेशंस शेयर करते हैं। साथ ही अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं और उनमें बहुत एंजाइटी रहती है, फियर रहती है, एकदम से गर्मी लगना, बेचैनी होना, घबराहट होना, स्पेशली शाम में। तो ऐसे लोग सीपिया उनकी एक मेडिसिन हो सकती है। देखिए पीटीएसडी एक खतरनाक मोड़ तब ले लेती है जब ये जो आपके लक्षण है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे चले जाए, तो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे केसेस में औरम मेटालिकम ये दवाई है उन केसेस में जो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, इतना उनके अंदर दुख भर जाता है, इतना उनके अंदर होपलेसनेस भर जाती है, तो उन केसेस में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और उनको लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, उनको अंधेरा ही अंधेरा लिखता है और उनकी जिंदगी में ना कोई जिंदगी के प्रति प्यार रहता है, बस केवल मरने की इच्छा करती है। तो ऐसे केसेस में ओरम मेटालिकम एक बहुत अच्छी दवाई है। तो यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, अगर इस समय आपने कंट्रोल नहीं करा तो आप पेशेंट को भी नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम इसे यूज कर सकते हैं जब पेशेंट बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करे किसी चीज को लेकर। नेक्स्ट कॉफिया क्रूडा एक ऐसी दवाई है जब सिम्टम्स है नींद नहीं आना और कंटिन्यूअस दिमाग चलता रहता है, नींद नहीं आ रही है, मेंटल एक्टिविटी इतनी हो रही है व्यक्ति की कि वो सो नहीं पा रहा है और वो जाग रहा है, रेस्टलेस है। तो उन केसेस में कॉफिया क्रूडा हेल्प्स टू काम द पर्सन, उनको नींद अच्छे से आ सकती है। करवट बदलते रहते हैं पेशेंट, बार बार बेड पे मतलब करवट ही बदल रहे हैं, नींद नहीं आती है, या एकदम से सो रहे हैं तो सडनली जर्क लगता है और उठ जाते हैं, तब ये रिकमेंडेड है। कई पीटीएसडी के केसेस में लोगों को एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आते हैं, उसमें एकदम से परेशानी होती है, एकदम से उनको सांस लेने में घबराहट, बेचैनी, ये सब चीजें जब होती हैं, तो ऐसे केसेस में एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो तुरंत काम करके उनके एंजाइटी स्पेल्स में उनको आराम देती है। और ये जो केसेस है इन्हें मैनेज करने के लिए एक्यूट रेमेडीज हमें स्पेशली देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सडन रहते हैं और बहुत ही सिवियर केसेस रहते हैं। और जब अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो हॉन्ट करते हैं पर्सन को और एकदम से उन्हें घबराहट, बेचैनी, ये सब चीजें हो जाएं, तब भी हम एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ये और दवाई है एक नक्सवामी का, जब
ऐसे व्यक्तियों में जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, ऐसा गुस्सा कि वो वॉयलेंट हो जाए, किसी को मार सकें, किसी के ऊपर सामान फेंक सकें, उसको नुकसान पहुंचा सके, तो उन केसेस में, या ऐसे व्यक्ति जो जिनको छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हैं, बुरा लग जाता है, नॉर्मल सी बात है, बट उनको जो रिएक्शन होता है वो बहुत बुरा होता है या बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है ओपियम। जब व्यक्ति को नींद आने की मतलब स्लीपी है, उसको नींद आने की इच्छा कर रही है बट नींद आ नहीं रही है, और उसको ऐसा लगता है कि बहुत दूर से कहीं से आवाजें आ रही हैं और उन आवाजों की वजह से वो सो नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में ओपीएम बहुत अच्छा काम करती है। और जब व्यक्ति को डर बैठ जाता है एक अंदर, या कोई शौक लग जाता है, तो उस केसेस में भी ओपीएम का बहुत अच्छा योगदान है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज ऑल दैट आई हैव टू प्रेजेंट टुडे। ओके मैम, बहुत बढ़िया आपने केस दिखाया मैम। पीटीएसडी का जो फीमेल केस था, जिसमें पेशेंट की जो अंदर के इमोशंस थे वो सल्फर कैसे ऊपर लेके आया, उसके बाद उसने केस को क्लियर किया। यही ब्यूटी है होम्योपैथी की, कि जो हमारा इमोशनल स्टेट है उसी के बेसिस पे हम प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं, और कई बार वो केस को और अच्छे से उजागर भी कर देता है। तो पीटीएसडी का ये बहुत ही बढ़िया केस था। और ऑब्वियसली मेंटल डिजीजेस में होम्योपैथी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और आज की दुनिया में जब लोग अपने अंदर स्ट्रेस को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस, अंदर ही अंदर काफी चीजें उनके रहती हैं, और बहुत सारी साइकोटिक टेंडेंसीज हमें देखने को मिलती है। इस केस में सोरिक था, लेकिन साइकोसिफिलिटिक टेंडेंसी जस्ट ड्यू टू द सप्रेस्ड इमोशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो आई गेस एलोपैथी में जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, दे गिव मोस्टली डिप्रेशन में वो स्लीप इंड्यूसिंग दे देते हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो उन केसेस में, और डिप्रेशन के केसेस में, और इवन जो एक्सटेंसिव आजकल जैसे स्कीजोफ्रेनिया है, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें होम्योपैथी बहुत बढ़िया भूमिका निभा सकती है। और जैसे कि आपने पीटीएसडी की काफी सारी मेडिसिन बताई, ऐसे हमारे पास होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो हम इन केसेस में दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के सेशन के लिए। सानी सर भी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। अ, अ, डॉक्टर सपना गुप्ता जी बहुत दिन के बाद में आ रही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, और इन्होंने इनके प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। अ, आज मैं चूंकि पूरा सुना नहीं हूं, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन अच्छा ही रहा होगा। नेहा जी, आप अच्छा, ज़्यादा अच्छा हाँ से जी सर। बताइएगा। नहीं नहीं, मैं वही कह रही थी कि मैम ने दो सबसे पहले जो उसका हमारे को जो क्लासिफिकेशन बताया डीएसएम के हिसाब से, और जो अलग अलग स्केल्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है। कि जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस तरह के केसेस डील कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं, अगर उसमें ये स्केल्स की रेटिंग रखें बिफोर एंड आफ्टर की, तो हमारे पास और अच्छा एविडेंस बेस्ड रिजल्ट आ सकता है। और फिर हम उसको एज अ केस के साथ रिप्रेजेंट करें, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम स्केल्स में डिफरेंस ला पा रहे हैं। तो काफी अच्छे से मैम ने वो बताया कि क्या क्या स्केल्स होते हैं, और क्या क्या क्लासिफिकेशन से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी उसमें मदद कर सकती हैं। आपने बहुत अच्छा बताया नेहा जी। हाँ। क्या है कि आज के समय में कोई भी डिजीज को हम कोई किसी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के नाम पर करते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखें, और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का ये है। यस। और एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए, या उसका पूरे अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको उसमें एक एविडेंस बेस्ड ये असेसमेंट क्राइटेरिया, जो कि सपना जी शायद आप बता रही थी, तो हम लोग सभी को ये सीखने की जरूरत पड़ता है कि जो असेसमेंट क्राइटेरिया है किसी भी डिजीज का, ये चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, सभी में असेसमेंट क्राइटेरिया का
बताना जरूरी हो रहता है। कोई दर्शक किन्हीं का सवाल हो तो आप टाइप कर सकते हैं। आपने कहा है कोई, किसी ने कोई सवाल नहीं किया है? अटेंडेंस भी कोई कुछ कम। क्वेश्चंस पुट करना चाहे तो प्लीज पुट कर सकता है। हाँ, कोई आपको कुछ बोलना है किन्हीं को तो आप पूछ सकते हैं। मैं जब तक एक केस शेयर कर देती हूँ। ये- अभी फिलहाल एक रिसेंटली एक पेशेंट हमें दिखाने आया था। तो हम्म। वो सिर दर्द की प्रॉब्लम लेके आया था कि उसको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है कुछ सालों से। और बस उसने एक शब्द कहा मुझे कि ये कोविड के बाद से मुझे सिर दर्द की परेशानी हुई है। और जो मुझे सिर दर्द हो रहा है तो इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी हो जाता है। और उन्होंने बस एक सेंटेंस मुझे ये बोला कि कोविड के समय मैं जिस वार्ड में एडमिट था, मैं केवल इकलौता सर्वाइवर था। तो वो एक पॉइंट लेकर कि मतलब सब लोग नहीं रहे, मैं अकेला बचा। तो वो उस मुद्दे को लेके उनके अंदर जो भाव थे, तो वो जो एक ट्रॉमा था, तो उसके बेसिस पे भी हमने उनको एक डोज इग्निशिया दिया। वो सिरदर्द जो उनको 3-4 साल से था वो तुरंत दूर हो गया। तो कई बार ऐसी चीजें हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते। वो तो नेगेटिव ले रहे थे, मतलब हमने उन्हें फिर थोड़ा काउंसलिंग करके समझाया कि जैसे आपको लग रहा है कि मैं अकेला बचा तो आप भाग्यशाली थे, बट ही वॉज थिंकिंग कि नहीं सब नहीं रहे, मैं अकेला रह गया तो ये एक बुरी चीज है। तो उस नेगेटिव जो व्यक्ति की थिंकिंग होती है, उससे दूर करने के लिए अपने पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। और ऐसा पाया गया है कि कोविड के बाद तो ऐसे केसेस में बढ़ोतरी हो गई है कि लोगों ने अपनों को खोया है। और देखा है ऐसे जो हृदय विदारक दृश्य देखे हैं कोविड के दौरान जो हुए हैं, और ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो उस केस में होम्योपैथी की उपयोगिता तो और बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। ये मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया सपना जी। एक चीज को मैं देखता हूँ कि ये कोविड पोस्ट, जैसे रिपोर्टरी में एक रूब्रिक्स है, कन्वल्जेंस एलिमेंट फ्रॉम, यानी कि इसके बाद में ये बीमारी है। और इसके साथ में ये ट्रॉमा का जो केस है बहुत इम्पोर्टेंट, मेंटल ट्रॉमा जो है, वो आफ्टर द कोविड सर्वाइवल का। मैं एक वकील, जो दिल्ली के बहुत ही अच्छे वकील थे, उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ। शुरू में मुझसे दवा ले रहे थे, मैं हम लोग की ट्रीटमेंट पहले से कर रहे थे। लेकिन जब कोविड हुआ तो उनको, उनके घर वाले लोग को पता चल गया, और उनके जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो लोग सभी को इनको कंपेल करके हॉस्पिटल में डाल दिया। और फिर हम लोगों का कांटेक्ट खत्म हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं, क्योंकि आइसोलेशन में चले गए थे। तो कोई ना घर वाले लोग कुछ नहीं मिलते थे। लेकिन जब वहाँ से वो निकल के मैंने सर्वाइवल में उन्होंने देखा, बोला वो अपने जो हम लोगों को बता रहे थे उनका सर्वाइवल, मैंने वो भी ये जो आपने सेम स्टोरी उनके मुँह से मैंने सुना एडवोकेट का। लेकिन उनको एक बड़ा विश्वास था होम्योपैथी के ऊपर में, और उन्होंने इसको करके काफ़ी ये किया था, और रजिस्ट किया था। क्योंकि हम लोग के साथ में ट्रीटमेंट कराते कराते उनको एक आइडिया हो गया था कि इसको जितना रजिस्ट करो मेंटल अथी में, चाहे दवा लो नहीं लो, तो उसमें हो गया। और लेकिन एक ट्रॉमा से जो है गुजर रहे थे, कहते हैं कि आज भी मेमोरी में मुझे कभी कभी हॉन्ट करता है। लेकिन काफ़ी स्ट्रांग हार्टेड पर्सन है, और उन्होंने इसको बहुत सर्वाइव किया। अभी तो वो होम्योपैथी में भी पढ़ाई, बड़ा इंटरेस्ट हो गया है। उन्होंने अपना एडमिशन भी होम्योपैथी में करवाया है, आपके शहर में ही कहीं पर, शायद उनका जी। कंप्लीट भी हो गया होगा। ये BHMS और MDB की बात कर रहे थे। तो बहुत ऐसी बहुत बढ़िया। सारी बातें होती हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और कभी कभी जो ये किसी एलिमेंट्स फ्रॉम वाली जो बात होती है ना, वो कभी कभी आपको रिपर्टोरियल रूब्रिक्स में ठीक से नहीं आता है। क्योंकि उसका, इसलिए डॉक्टर हेनीमैन ने भी जो एफआई में कहा है कि आपको एक रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, तो उसके लिए आपको हट करके प्रिस्क्रिप्शंस करना। जैसे सपना जी आपने बताया, तो उसको वो अभी मैं, हमारे लड़के की भी अभी बात हो रही थी, थोड़ी देर में उसको फीवर हो गया, और उसने भी हम लोग को अभी फ़ोन किया, तो हम लोगों ने उनके दवा, हम तो यहीं से बाल से ही उसका दवा कर रहे थे। तो मैं जब जनरल रिपोर्ट राइज करके आ रहा था तो उसके मेडिसिन आ रहे थे, नेट्रम म्यूरिटिकम,
सिपिया और बेलाडोना। लेकिन जब उसके कंडीशंस को मैं देखा तो आफ्टर इंडाइजेशंस उसको ये कंडीशंस आया। तो ये इंडाइजेशंस का कॉन्सेप्ट लेकर के हमने हम लोगों ने उसको नक्स भूमिका प्रिस्क्राइब किया। तो ये कभी हम लोग को हट करके जहाँ पर एलिमेंट्स का डेफिनेटिव रोल होता है तो वहाँ पर हमको निश्चित रूप से इसका ये हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। और किन्हीं को कोई है शेयर करना? और आज के समय में देखिएगा, मैं बहुत सारे केसेस में मैं देख रहा हूँ कि अ, जो डॉक्टर का पेशेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर डॉक्टर के पास में ही पेशेंस ना हो तो फ्रीक्वेंट मेडिसिन चेंज करके हो जाता है। और मैंने देखा कि जिस रोगी में हम काफ़ी प्रेशराइज हो रहे हैं पेशेंट के माध्यम से। पेशेंट हमको बार बार कह रहा है डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा, दिन में 4 बार टेलीफोन करता है। मैं कहा कि आप तो ठीक होएंगे ही नहीं, क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपकी बातों में आकर के दवा बदल दूं, चेंज कर दूं। और दवा उनके पेशेंट के इन्फ्लुएंस में पेशेंट पर सिंपैथेटिक हो जा करके आप दवा बदलते हैं तब तो बहुत बड़ा नुकसान ही हो जाता है। और फिर ये करते हैं कि ड्रग डिजीज क्रिएट हो जाता है। होम्योपैथी में भी ड्रग डिजीज, और ऐसे ही एक केस मैं जिक्र करूंगा ड्रग डिजीज का। एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, हम लोग के कॉलेज के सेक्रेटरी थे। तो उनको फीवर हुआ काफ़ी। अब चूंकि उस कॉलेज के सेक्रेटरी थे तो सभी टीचर जाते थे उनको, ये दवा ले लीजिए सर, ये दवा ले लीजिए सर, ये दवा ले लीजिए, लेते रहे। तो और मैं जब गया तो मैं देखा कि अरे सर ये तो इतना दवाई खा चुके हैं। तो अब मुझे लगा कि इसको खाली एंटीडोट करने से ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा, जब आपका डिजॉर्डर्स किसी मल्टीपल मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर ये आता है तो वहाँ एक दवा का जिक्र है आपको रिपोर्टरी में, हाँ, वो है सिपिया। और मैंने वहाँ पर सिपिया प्रिस्क्राइब किया और सिपिया से उनके इतने वंडरफुल रिजल्ट हुए कि वो पैथोलॉजिस्ट थे, वो उसके फैन हो गए होम्योपैथी के। कहा कि मुझे तो होम्योपैथी पर विश्वास नहीं था, लेकिन आपने जो इतना एक दिन में एक समय में। मैं बोला कि मैं कुछ नहीं किया, मेरे सारे मेहनत तो मेरे सारे जो लोग आपके टीचर्स लोग आते थे आपके दवाई देते थे, उन्होंने मुझे मेरा काम आसान कर दिया। मुझे दवा खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो दवा देखा कि ये तो ड्रग डिजॉर्डर्स का केस है। तो इस तरह की कई एक घटनाएं होती हैं जहाँ की हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को एक सामने में बैठ करके पेशेंसली ऑब्जर्व करना रोगी को एक सबसे बड़ा जरूरी बात होता है। दूसरा, पेशेंस रखना डॉक्टर का बहुत जरूरी होता है। और कितना धैर्य के साथ आप फॉलो अप करते हैं। दवा काम दे दिए तो जादू का उम्मीद नहीं करना। एक कुछ लोग होते हैं कहते हैं होम्योपैथी तो बड़ा जादू के जैसा काम करता है, और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है, क्योंकि जादू तो होता नहीं है। दवा अगर काम करना शुरू करेगा तो शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, काफ़ी दवाई होता है ना। कुछ जल्दी काम करता है, कुछ देरी से काम करता है। और फिर डिजीज का क्रॉनिसिटी भी होती है। तो उस क्रॉनिसिटी में भी अगर आपका ज़्यादा क्रॉनिक है तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। और एक्यूट ने और ये भी है कि जितना एक्यूट है उतना जल्दी उसका एक्शंस होता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इस मामले में, जिस पर कि हम लोगों को सोचने का ज़रूरत है। और क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो हम लोगों को काफ़ी कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। नेहा जी, आपका लगता है कि समय पूरा हो रहा है क्या? हाँ जी सर, हम्म, लास्ट का ही मिनट बचा है। हाँ, एक हाँ मिनट तो बचा है। हाँ और जी कोई आदमी कोई शेयर कीजिए, हम लोग केवल बोले जा रहे हैं। सर, ऐसे ही एक केस था मेरे पास। वो एलर्जिक राइनाइटिस का केस था। मतलब उनको जुखाम था काफी सालों से। हम्म। और वो जो जुखाम था वो काफी मेडिसिन ले चुके थे। एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, हर तरह की मेडिसिन ले चुकी थी। और वो जब मेरे पास आई तो वो बहुत परेशान थी कि डॉक्टर साहब ये जुकाम मेरा आप किसी तरह से ठीक कर दो।
तो केस हिस्ट्री के दौरान जो उनकी मिली, तो उसमें ये था कि वो डाइवोर्सी थी, और डाइवोर्स होने के बाद भी जो सेकंड हस्बैंड था उसके साथ भी जो मैरिटल लाइफ थी वो बहुत डिस्टर्ब थी तब भी। और उसकी इंसल्ट वो अंदर तब से वो कैरी कर रही थी। और उसी की वजह से जो मुझे लगा, उनको वो कोराइजा की प्रॉब्लम थी, नहीं तो कोराइजा होने का और कोई उनका कोई रीजन नहीं था। कह रहे थे कि ये ठीक होता है फिर वापस आ जाता है। तो जो भी इंसल्ट थी उसकी वजह से उनको दिक्कत हुई थी। जब हमें केस लिया तो वो बोलती थी, जो वर्ड मेन वो यूज करती थी कि मेरी इंसल्ट होती है। पहले भी मेरे को मैरिज में इंसल्ट का फेस करना पड़ा और बाद में भी। तो वो इंसल्ट का सप्रेशन वो अंदर कैरी कर रही थी। तो उसके बेसिस पे मैंने उनको स्टेफिसिगेरिया दी। और सर आप मानेंगे नहीं, मतलब फर्स्ट 3 डोज के अंदर ही उनका जुकाम स्टॉप हो गया एक नहीं, तरीके ऐसा से। होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ मेंटल के केसेस जो स्पेसिफिक हमें मिल जाते हैं वो, और ये मैं फॉर्चुनेट थी कि उनकी फर्स्ट सिटिंग में ही मुझे ये केस में ये उनकी डिटेल्स पता चल गई। उनसे मैंने जब हिस्ट्री ली, हाँ, मुझे लगता है कि तो अब समय उसके बेसिस पे पूरा हो उनका गया है। कोराइजा एक ठीक मिनट हो। हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, इसके हाँ जी क्योंकि एक सर। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, सीपिया का पोटेंसी क्या होगा। देखिए, पोटेंसी मैंने जिसका जिक्र किया था, मैंने वहाँ पर 200 दिया था। और वो 200 से उसी से ठीक हो गया था। पोटेंसी पर आगे जिक्र करेंगे। तो नेहा जी, आप लोग का हम लोग का सेशन समाप्त हो गया। मैडम को थैंक्स हाँ करके जी सर। सेशन को हाँ ऑफ जी। कीजिए। हाँ, डॉक्टर सपना बिंदु गुप्ता राज का जो बहुत है बहुत नेक्स्ट धन्यवाद। सेशन के। हाँ जी, आज के सेशन के लिए। और आशा करती हूँ आगे भी इसी तरह के वंडरफुल केसेस और सेशन हमारे साथ मैम शेयर करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सपना का। और इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन ओवर को हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज को। नमस्कार।